दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय भारत के राष्ट्रवाद का, और इसके अंतर्गत जो दूसरा खंड है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, उसका अध्ययन हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से गांधी जी ने असहयोग नामक एक आंदोलन चलाया और किस तरह से 3 स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार किया। इन 3 स्थानीय आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका इतनी सफल रही कि जब उन्होंने 1919 में असहयोग नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान किया तो देश के अलग अलग तबकों के लोग उनके आह्वान पर इकट्ठे हो गए। लेकिन दोस्तों यह मानना एक भूल होगी कि जो लोग इस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए वे सबके सब एक राष्ट्रवादी विचारधारा से, राष्ट्रवादी भावना से आपस में बंधे हुए थे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार थे। तो कौन कौन से वे कारण जिम्मेदार थे जिन्होंने लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाध्य किया या प्रेरित किया, उनका अध्ययन हम अपने इस आज की वीडियो में करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी की विचारधारा और इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के क्रियाकलापों में एक विरोधाभास था। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए हम अध्ययन आरंभ करते हैं अपना असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के बारे में। दोस्तों 1919 में अमृतसर में जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था और अलग अलग लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाइयों ने खिलाफत आंदोलन को चलाया था और गांधी जी ने इस आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना लिया था। गांधी जी की यह विशेषता की थी कि वे लोगों को जोड़ना और स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन के में जोड़ देना बखूबी जानते थे। और 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। असहयोग आंदोलन के रूप में दोस्तों ये पहला मौका था देश में जब तरह तरह के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग आकर एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन हमें यह मानने की भूल नहीं कर देनी चाहिए कि ये सब के सब लोग एक राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत शामिल थे और आपस में राष्ट्रवादी विचारधारा के द्वारा आपस में बंधे हुए थे, बल्कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अलग अलग वर्गों के पास अलग अलग वजहें थी और गांधी जी की अनेक अपीलों को भी उन्होंने अपनी इन वजहों के सामने नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि गांधी जी ने असहयोग के लिए जिस क्रिया का आह्वान किया था, एक बिंदु के बाद लोगों ने उसका ध्यान ही नहीं रखा और उन्होंने अपने अनुसार इस आंदोलन को दिशा देने का प्रयास किया। तो दोस्तों विभिन्न वर्ग क्यों इस आंदोलन में शामिल हुए और क्या उनकी क्रियाएं थी, इससे पहले हमारे लिए यह जान लेना युक्ति संगत होगा कि गांधी जी का इस असहयोग से अभिप्राय क्या था, क्या अपेक्षाएं गांधी जी रखते थे इस असहयोग आंदोलन से। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की एक लघु पुस्तिका लिखी थी जिसके अंतर्गत उनका यह मानना था कि भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करने में इसलिए सफलता प्राप्त की है क्योंकि भारत के लोगों ने खुद भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित करने में अपना सहयोग दिया है और यदि भारत के लोग स्वयं इस सहयोग को हटा लेंगे तो अंग्रेजी शासन भारत में या तो समाप्त हो जाएगा या भारत में अंग्रेज लोग उन सिद्धांतों के आधार पर शासन करेंगे जिन सिद्धांतों को भारत के लोग स्वयं तय करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारतीय लोगों को आह्वान किया कि वे अंग्रेजी सरकार को असहयोग दें। जिन जिन क्षेत्रों में भारत के लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य को सहयोग दिया है, अब भारत के लोग इस आंदोलन के तहत अंग्रेजी सरकार को उन क्षेत्रों में असहयोग दें जिससे अंग्रेजी शासन भारत में ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए लोगों को से उन्होंने आह्वान किया कि विद्यार्थी और शिक्षक पाठशालाओं में, विद्यालयों में जाना छोड़ें, वकील वकालत छोड़ दें, सरकारी नौकरी करने वाले लोग सरकारी नौकरी को छोड़ दें और विदेशी कपड़ा पहनने वाले लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दें। और दोस्तों यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा मौका था जिसमें अलग अलग लोगों ने इसमें भाग लिया और
शुरुआत में अनेक लोगों ने गांधी जी की इन सारे विचारों को, सारे आदेशों को माना। देखते ही देखते बहुत जल्दी पूरा देश इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कूद पड़ा दोस्तों, और शहरी क्षेत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विद्यालयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। साथ ही महिलाओं ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग करनी आरंभ कर दी। दोस्तों, पिकेटिंग का करने का मतलब होता है कि किसी दुकान को खोलने में बाधा उत्पन्न करना। जैसे महिलाएं शराब की दुकानों के बाहर इकट्ठा हो जाती थी और दुकान के मालिक को दुकान नहीं खोलने देती थी। इस तरीके के आंदोलन को पिकेटिंग कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अलावा जगह जगह विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। यदि हम आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो 1920-21-22 में विदेशी कपड़ों का आयात हिंदुस्तान में 102 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया था, और भारत के लोगों ने जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाना आरंभ कर दिया था, विदेशी कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था। यह पहला मौका था दोस्तों जब देश में इतने बड़े पैमाने पर विदेशी का बहिष्कार किया गया, और अब इसके स्थान पर जरूरी था कि स्वदेशी को अपनाया जाए। लेकिन दोस्तों, स्वदेशी के आधार पर विदेशी का विरोध करने वाला यह आंदोलन दरअसल ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। वजह यह थी कि लोगों के पास इसके विकल्पों का अभाव था। उदाहरण के लिए दोस्तों, दक्षिण भारत में मद्रास में जो सुविधाएं ब्राह्मणों को प्राप्त थी, वही सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गैर ब्राह्मण लोगों ने एक जस्टिस पार्टी का निर्माण किया था। और जब इन लोगों से यह आह्वान किया गया कि वे काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार करें, तो इन लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया। इनका मानना था कि दक्षिण भारत के मद्रास में जो सुविधाएं ब्राह्मण लोगों को प्राप्त है, वे सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वे काउंसिल में प्रवेश करें। इसीलिए उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो गैर ब्राह्मण थे उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण लोगों की संख्या सिर्फ 3% थी और 47% सरकारी नौकरियों के ऊपर उनका अधिकार था। मतलब इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी के ऊपर उनका पूरी तरीके से दबदबा था। इस तरीके की स्थिति को सुधारने के लिए जस्टिस पार्टी के लोग चुनावों में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि चुनावों में शामिल होकर ही वे ताकत अर्जित कर पाएंगे और उस ताकत के बल पर ही वे उन सुविधाओं को प्राप्त कर पाएंगे जो दक्षिण भारत के मद्रास में ब्राह्मण लोगों को प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों, स्वदेशी के आधार पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का जो आंदोलन आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, वह भी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। उसकी वजह यह थी कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का विकल्प भारतीय लोगों के पास नहीं था। असहयोग आंदोलन के दौरान इस बात को जोर देकर कहा गया था कि भारत के लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें और उसके स्थान पर भारत में बने हुए, हाथ से बने हुए खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, खादी के कपड़े की परेशानी यह थी कि यह हाथ से बनाया जाता था, इसीलिए कम मात्रा में बनता था, और कम मात्रा में बनने के कारण इसकी जो मात्रा होती थी वह कम होती थी, इसीलिए यह कपड़ा महंगा होता था। तो जबकि इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ा बड़ी मात्रा में आता था, मशीन से बनता था, इसीलिए वह सस्ता होता था। इसीलिए ज्यादा लंबे समय तक भारत के लोग विदेशी कपड़े का बहिष्कार नहीं कर पाए। अंततः उनको वापस उस विदेशी कपड़े को अपनाना पड़ा जिसका उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध करना आरंभ कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरी क्षेत्रों में जिन विद्यार्थियों ने और जिन सरकारी शिक्षकों ने अपना स्कूल जाना बंद कर दिया था, बहुत कम समय के बाद उन लोगों ने वापस अपने विद्यालय को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक संस्थाओं का अभाव था। विदेशी या सरकारी स्कूलों का बहिष्कार तभी किया जा सकता था जब भारत के लोग स्वयं अपने विद्यालय, विश्वविद्यालय खोल दें, लोगों को वे अवसर उपलब्ध करवाएं जो उनको एक विकल्प दे सके। परंतु असहयोग आंदोलन के दौरान इस तरीके की वैकल्पिक संस्थाओं का अभाव था। इस दौरान हमें सिर्फ 2 ही उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनकी स्थापना भारत में की गई थी। एक दक्षिण अहमदाबाद में, गुजरात में महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में स्थापित किया गया विद्यालय था, और दूसरा कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हमें कोई दूसरी शैक्षिक संस्था देखने को नहीं मिलती। लेकिन मात्र 2
देशी संस्थाओं के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बहिष्कार कर पाना लंबे समय तक संभव नहीं था। इसलिए एक बिंदु के बाद विद्यार्थी और साथ ही शिक्षक उन पाठशालाओं में, विद्यालयों में वापस लौटने लगे जिनका उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बहिष्कार करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों, अब तक की तो बात थी शहरी क्षेत्रों की। अगर हम यह कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में ये असहयोग आंदोलन नहीं फैला क्या, तो कहा जाएगा कि नहीं, यह गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह असहयोग आंदोलन बड़ी ही बेबाकी से फैला था और बहुत सारे ग्रामीण आंदोलन और आदिवासी आंदोलन इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत समाहित हो गए थे। दोस्तों, अवध में एक बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और उन्होंने अवध में किसानों के आंदोलन को चलाया अपने नेतृत्व में। ये बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता था एग्रीमेंट मजदूर। ये लोग एक एग्रीमेंट के तहत विदेशी धरती पर जाते थे काम करने के लिए और ठेकेदारों के द्वारा इनको भेजा जाता था। लेकिन क्योंकि ये लोग एग्रीमेंट को सही तरीके से बोल नहीं पाते थे, इसलिए गरीमेंट कहते थे। मतलब ये एक एग्रीमेंट के तहत इस विदेशी धरती पर काम करने के लिए आए हैं। यही एग्रीमेंट बिगड़ कर गिरमिटिया बन गया। इन लोगों को काम करने के लिए किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की थी जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था और जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था। ऐसे साम्राज्य में काम करने के लिए एक देश के लोगों को किसी भी दूसरे देश में भेजा जा सकता था जिस पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। इसीलिए भारत से बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी में, ग्रीनलैंड में और दूसरी जगहों पर, गोयाना वगैरह में भेजा जाता था। इन भेजने के लिए इनको एक एग्रीमेंट किया जाता था ठेकेदारों के साथ, और उसी एग्रीमेंट का रूप बदल कर गिरमिटिया हो गया था। ऐसे मजदूरों को जो इन एग्रीमेंटों के तहत विदेशी धरती पर काम करने के लिए जाते थे, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो बाबा रामचंद्र पहले एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। अवध के जो किसान थे वो वहां के जमींदारों और ताल्लुकदारों से बहुत परेशान थे, क्योंकि वहां के जमींदार और ताल्लुकदार उनको बेगारी करने के लिए, लगान अदा करने के लिए और उनका शोषण करते थे। बहुत सारे गांवों में किसानों ने इसमें भाग लिया और बाबा रामचंद्र ने लोगों को यह आह्वान किया कि उनका यह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, इसीलिए उन्हें इस आंदोलन में भाग देना चाहिए। लोगों ने उनकी इस बात को माना और जगह जगह लोगों, जमींदारों को, ताल्लुकदारों को लगान देने से इनकार कर दिया, बेगारी करने से मना कर दिया। और साथ ही जहां कई गाँव में लोग नाई का काम करते थे, धोबी का काम करते थे, उन्होंने जमींदारों का और ताल्लुकदारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। उन्होंने जमींदारों को और ताल्लुकदारों को अपनी सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध में इस आंदोलन को देखने का प्रयास किया था और जब उन्होंने देखा तो वे इससे बहुत प्रभावित हुए। उनका मानना था कि यह आंदोलन बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और 1920 के अक्टूबर में अवध में किसान सभा की स्थापना की गई। इसमें गांधी का नाम लेकर उचित ठहराया गया और इनको न्याय संगत माना गया, जबकि गांधी जी ने स्वयं और कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के किसी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने अहिंसात्मक तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों पर 1920 में एक उग्र आंदोलन चलाया गया और इनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम नाम के एक व्यक्ति ने करा था। अल्लूरी सीताराम ने अनेक चमत्कारी शक्तियां होने का दावा किया था और उनका मानना था कि अंग्रेजों की गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यहां तक कि उनके अनुयायियों का यह विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार हैं, इसीलिए यदि उनके नेतृत्व में वे किसी आंदोलन में भाग लेते हैं तो इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अल्लूरी सीताराम का यह मानना था कि भारत को कभी भी अहिंसा के बल पर आजाद नहीं किया जा सकता, बल्कि भारत को आजाद कराने के लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने अपने आंदोलन के तहत गुरिल्ला युद्ध की नीति को अपनाया और जगह जगह अंग्रेजी अधिकारियों को, पुलिस स्टेशनों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 1924 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन अपने लोगों के बीच वो हमेशा लोकनायक के रूप में विख्यात रहे।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अगला बिंदु है बागानों में स्वराज। दोस्तों, हमने देखा था अपने आदिवासी वाले चैप्टर में, कक्षा 8 में मैंने आदिवासी डिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसके अंतर्गत हमने यह इस बात को देखा था कि आदिवासी लोगों के सामने जब वन अधिनियम पारित किए गए तो उनकी पारंपरिक जिंदगी नष्ट हो गई थी और जिस प्रकार वनों में रहकर वो अपनी जिंदगी को बिताते थे उससे वे पूरी तरीके से वंचित हो गए। अब उन्हें अपनी पारंपरिक जीवन पद्धति नष्ट होने के कारण नए नए क्षेत्रों में जाकर काम धंधे तलाशने पड़े। इसलिए बहुत सारे बिहार की कोयला खानों में जाकर काम करने लगे और कुछ लोग ऐसे थे जो असम के चाय बागानों में जाकर काम करने लगे। इन लोगों को दोस्तों एक तरह के एक्ट के अंतर्गत भेजा जाता था और उस एक्ट को 1859 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट में एक प्रावधान यह था कि ये लोग बागान को उनकी मर्जी मालिक की मर्जी के बगैर नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि अगर उनको बागान से बाहर जाना होता था तो इसके लिए उनको अपने बागान मालिक से इजाजत लेनी होती थी और यह इजाजत उन्हें शायद ही कभी दी जाती थी। मतलब एक बार यदि वे मजदूर बनकर चाय के बागानों में पहुंच गए तो उनको वहां से निकलने की आजादी नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता था तो यह आसान नहीं था। भागने के दौरान वह पकड़ लिया जाता था तो उनको बुरी तरह पीटा जाता था। मतलब यह है कि वन अधिनियम ने आदिवासी लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप जो लोग असम के चाय बागानों में काम करने के लिए गए उनकी जिंदगी बड़ी ही बंदिशों में बन गई थी। लेकिन दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन की खबरें असम के चाय बागानों में पहुंची तो लोगों ने जगह जगह अपने अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से बागानों को छोड़ना शुरू कर दिया और वे लोग अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस मंजिल की तरफ बढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी उस मंजिल की तरफ वे आसानी से बढ़ नहीं पाए और ना ही उस तक पहुंच पाए। वजह यह थी कि जिस तरीके से देश के अलग अलग लोगों ने अपने काम धंधों को बंद कर दिया था, ठीक उसी तरीके से रेलवे और स्टीमर के कर्मचारियों ने भी गांधी जी के नाम पर काम करना बंद कर दिया था। इस प्रकार वे जिस मंजिल की ओर बढ़ना चाहते थे वहां तक नहीं बढ़ पाए, क्योंकि रेलवे और स्टीमर की हड़तालों की वजह से वे अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। परिणाम यह हुआ कि उनको बीच में ही पकड़ लिया गया और बाद में उन पर वही कानून दोबारा से लागू कर दिए गए जिन कानूनों का उल्लंघन करके वो आगे बढ़ना चाहते थे। दोस्तों, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तब उन्होंने यह उम्मीद की थी कि लोग अहिंसात्मक तरीके से उन्हें सहयोग देंगे और अंग्रेजी सरकार को असहयोग देंगे ताकि अंग्रेजी शासन अपने आप समाप्त हो जाए। लेकिन एक बिंदु के बाद यह हुआ कि जगह जगह यह आंदोलन हिंसात्मक रूप लेने लगा और जगह जगह हिंसाओं की घटनाएं गांधीजियों को मिलने लगी, प्राप्त होने लगी। इसकी जो चरम परिणति थी दोस्तों, वह 1922 में चौरी चौरा की घटना के रूप में सामने आई। हुआ यह कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और इस पुलिस स्टेशन में 22 लोग जलकर मर गए थे। गांधी जी को जब इस आंदोलन की सूचना मिली तो उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। इस प्रकार जिस आंदोलन को उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालने के लिए आरंभ किया था वह हिंसात्मक गतिविधियों के कारण खत्म हो गया और गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी का मानना यह था इस आंदोलन को पीछे लेने के पीछे कि गांधी जी ये सोचते थे कि यदि इस आंदोलन को वे खुद समाप्त नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तो अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को दबा देगी और यदि अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को दबा देती है तो वे दोबारा अगर लोगों को आह्वान करेंगे किसी बड़े आंदोलन के लिए तो शायद लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझते उन्होंने स्वयं ही इस आंदोलन को वापस ले लिया और इस तरीके से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के संबंध में यह था दूसरा खंड। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।